सो दिस इज द सेकंड वीडियो रिलेटेड टू द रिटेल एसेट प्रोडक्ट, रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट और साथ में क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड सेकंड पार्ट आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हम कवर करेंगे एज यूजुअल। एंड मेक श्योर कि आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया हो ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करे आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए। चलिए आज का सेशन करते हैं जल्दी से स्टार्ट। एंड इफ यू वांट टू गेट द जेआईबी फ्री कोर्स तो उसके केस में आपको व्हाट्सएप करना है राइटिंग जेआईबी फ्री कोर्स और उसे व्हाट्सएप करना है टू द नंबर 8360944207 एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को विद द क्वेश्चन नंबर 14। It's related to the retail asset products. So a customer is seeking a loan to purchase a used car is currently 4 years old. ठीक है, तो एक कस्टमर एक लोन लेना चाहता है so as to use कार को परचेज कर ले वो जो कि 4 साल पुरानी है। They plan to repay the loan over a 5 years period. The bank's policy on vehicle loans has specific conditions regarding the age of the vehicle and the maximum repayment of the second hand cars. Based on these typical conditions, is the customer's request likely to be approved? तो क्या उस रिक्वेस्ट को अप्रूव किया जाएगा? Yes, it will be approved या फिर no, it will be approved. तो what are the guidelines? Let's have a look at it. So देखो, पहली चीज तो ये है कि जो इसका कार लोन है वो अप्रूव नहीं किया जाएगा क्योंकि स्पेसिफिक कंडीशन होती है रिलेटेड टू द कार लोन, राइट? वो पहली जो कंडीशन है दैट्स रिलेटेड टू द एज ऑफ द कार, कि एज ऑफ द कार जो है वो 5 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ द परचेज। जो इस केस में 4 साल की है तो ये कंडीशन तो मीटअप होती है। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है वो ये भी रहती है कि मैक्सिमम रीपेमेंट जो रहेगा फॉर द सेकंड हैंड कार वो रहेगा 3 साल का। ठीक है, तो दो कंडीशंस हैं यूज्ड कार लोन के लिए। इन जनरल कंसेप्ट अगर हम बात करें तो एक होता है एज ऑफ कार, that is maximum 5 years, right, at the time of loan. एंड सेकेंड कंडीशन रहती है रीपेमेंट पीरियड। तो रीपेमेंट पीरियड जो है दैट शुड नॉट बी एक्सीडिंग 3 years, जनरली 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो कि इस केस में मांगा गया है 5 साल का, तो डेफिनेटली एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी इस ग्राउंड के ऊपर। सो अकॉर्डिंगली देखते हैं कि कौन सा आंसर है। तो येस वाला आंसर तो नहीं है। सो नीदर ऑप्शन ए इज करेक्ट नोर द ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन बी says no, the request will be rejected because of the age of the used car should not be more than 3 years, so that should not be more than 5 years, तो ये तो गलत हो गया। No, the request will likely be rejected because the initial age of the car is 4 years is acceptable and the maximum repayment period for the second hand vehicles is generally the 3 years। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्रेडिट स्कोरिंग से रिलेटेड है। अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इज सेटिंग अप इट्स क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस। एक न्यूली एस्टैब्लिश्ड हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो कि अपना क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस जो है उसको इस्टेब्लिश कर रही है। To comply with the CIC guidelines, the institution needs to integrate the credit information into lending decisions. What specific action is the institution legally obligated to take regarding credit information companies and what information can a CIC legally provide to them? तो क्या उनको basically conditions दे सकती है and for the क्या information जो है legally provide करनी पड़ेगी उसके बारे में we need to answer। ठीक है जी, तो उसके बारे में हमने आंसर करना है। ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। द इंस्टीट्यूशन मस्ट बिकम मेंबर ऑफ सिबिल specifically and can only obtain credit scores not detailed credit information reports, कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं दे पाएगा। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज नॉट करेक्ट। क्यों करेक्ट नहीं है? बिकॉज इंस्टीट्यूशन जो है वो चूज कर सकती है किसी भी लाइसेंस्ड सीआईसी को, सिर्फ सिबिल के बारे में नहीं है। बट अब तो ये मैंडेटरी है कि आपको सभी का मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है, अब ये चीज क्या है, मैंडेटरी है इस चीज से रिलेटेड। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं। द इंस्टीट्यूशन मस्ट बिकम मेंबर ऑफ एटलीस्ट वन लाइसेंस्ड सीआईसी, कम से कम एक सीआईसी का मेंबर बनना पड़ेगा। एंड इन रिटर्न कैन सीक एंड obtain क्रेडिट इंफॉर्मेशन एक्सक्लूसिवली फ्रॉम इट्स मेंबर्स। बिल्कुल सही है। एज पर द रूल तो यही है, सीआईसी आरए के अकॉर्डिंग तो यही था कि कम से कम एक सीआईसी का मेंबर बनना पड़ेगा। लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आरबीआई ने डायरेक्शन दिया है कि आपको सभी का मेंबर बनना पड़ेगा, सभी सीआईसी का मेंबर बनना पड़ेगा। और इस केस में कितना पैसा कम से कम पे करना पड़ता है? इफ वी लुक एट द ऑप्शन सी, इट सेज द इंस्टीट्यूशन मस्ट पे वन टाइम मेंबरशिप फी exceeding rupees 50,000 to any CIC to gain access to the credit information on any individual in India। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मेंबरशिप एंड एनुअल फीस जो होती है उनकी कैपिंग करी गई है लाइक लोअर अमाउंट्स के ऊपर। जो मेंबरशिप फीस है दैट इज मैक्सिमम 10,000 रुपीज वन टाइम फीस है एंड जो एनुअल फीस है वो 5,000 रुपए की होती है, राइट? तो ऑप्शन जो बी सी है यहाँ पर वो भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन डी सेज द इंस्टीट्यूशन इज
only required to report default data to a CIC, but is only permitted to obtain credit information from them to prevent data privacy issues. So, see, if we look at the option D, ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है ना, पर्पस होता है CIC का, वो बेसिकली होता है कि टू वे इन्फॉर्मेशन फ्लो हो। मेंबर्स जो होते हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो देते भी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो दैट्स द केस। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द बैच 2। ठीक है, तो टोटल 3 बैचेस हमने बनाए थे, बट दिस इज गोइंग टू बी बैच 2। इट्स रिलेटेड टू द रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट। अ पर्दा नशी वुमेन हु ऑब्जर्व्स द कस्टम ऑफ सेक्लूजन विशेस टू ओपन अ सेविंग अकाउंट। तो एक पर्दा नशी वुमेन है, वो अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। ड्यू टू हर कस्टम शी इज कंसीडर्ड susceptible to undue influence, and any contract she enters into is not seen as free from defects. To mitigate the associated risks and ensure the validity of the account opening process, what specific procedural safeguard must the bank implement? तो क्या प्रोसीजरल सेफगार्ड बैंक को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा? ऑप्शंस देखते हैं। द बैंक मस्ट ऑब्टेन अ कोर्ट ऑर्डर, कि कोर्ट ऑर्डर बैंक ले ले। देखो, कोर्ट ऑर्डर जो है वो एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट नहीं है कहीं पर भी, जिससे विमेन का जो कंसेंट है वो पता लगेगा। ऑप्शन बी सेज अकाउंट कैन ओनली बी ओपन्ड एज जॉइंट अकाउंट विद अ मेल फैमिली मेंबर हु इज लिटरेट एंड नोन टू द बैंक। देखो, ये बेसिकली बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो जाएगा, एंड दिस इज नॉट द करेक्ट बेसिकली कंडीशन। वो पर्सन जो लेडी है वो अपने नाम में अकाउंट को ओपन कर सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेल मेंबर के साथ ही अकाउंट ओपन कर सकती है। Option C says the bank must ensure that her signatures on the account opening form and on withdrawal slips are invariably attested by two respectable persons known to the bank branch. तो definitely जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर एक प्रोसीजर हम आउटलाइन कर सकते हैं, जहां पर हम बेसिकली प्रेजेंशन रखते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा विद द पर्दानशी वुमेन, एंड बैंक्स को बेसिकली केयर रखनी पड़ेगी। तो उस केस में स्पेसिफिक कंडीशन यही है कि दो रिस्पेक्टेबल जो पर्सन है, जो कि बैंक को नोन है, ठीक है, वो अपने बेसिकली उस लेडी के सिग्नेचर्स को अटेस्ट कर सकते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के ऊपर, एंड विड्रॉल स्लिप्स के ऊपर अटेस्टेशन चाहिए रहेगी, तभी बेसिकली वो अकाउंट ओपन होगा। राइट, क्लियर है ये चीज? काइंडली प्लीज कंफर्म कीजिएगा। सो ऑप्शन सी जो है दैट इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। एंड एक चीज यहाँ पर और आपको बताना चाहता हूँ रिलेटेड टू द पर्दानशी वुमेन। देखो, कुछ एक स्पेसिफिक सेफगार्ड्स होते हैं कि बैंक जो होगा उसके पास सभी अकाउंट अपनी फॉर्म, टर्म्स, रूल्स होंगी, वो प्रॉपर्ली रीड की जाएंगी, एक्सप्लेन की जाएंगी उसकी वर्नाक्युलर लैंग्वेज में, एक इंडिपेंडेंट रिलायबल पर्सन के द्वारा, जो प्रेफरेबली एक एडवोकेट होना चाहिए या कोई कंपिटेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। एंड जो इंडिपेंडेंट पर्सन होगा वो सर्टिफाई करेगा इन राइटिंग कि वुमेन ने अंडरस्टैंड कर लिया है कंटेंट्स को, कंसिक्वेंसेस को, एंड उसने फ्री कंसेंट दिया है। राइट, इंडिपेंडेंट पर्सन। एंड वुमेन जो होगी, प्रधानशी वुमेन है, वो एक्नॉलेज करेगी, राइट, सिग्नेचर्स के साथ, थंब इंप्रेशन के साथ। एंड इंडिपेंडेंट जो एक्सप्लेनर होगा वो बेसिकली साइन भी करेगा विटनेस की तरह से। ये फुल डिटेल्स वहां पर दी जाएंगी। ये सेफगार्ड एक्चुअल में इंश्योर करेगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अकाउंट ओपनिंग का वो एनफोर्सेबल है, एंड उसको बाद में इनवैलिडेट नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, लाइक। ठीक है जी, चलो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। It says an applicant is seeking a home loan for construction of a house which is expected to take 24 months. The bank sanctions the loan with the total repayment tenure of 20 years. The applicant requests the maximum possible moratorium period before the EMIs begin. Based on the standard terms for home construction loans, what is the maximum moratorium the bank can offer? मैक्सिमम मॉनिटरिंग बैंक कितना ऑफर कर सकता है, एंड हाउ विल इट अफेक्ट द टोटल लोन टेन्योर, एंड टोटल लोन टेन्योर किस तरह से इफेक्ट होगा, डेट वी नीड टू आंसर। ठीक है जी। तो एक एप्लीकेंट है जो कि घर बनाना चाहता है, कंस्ट्रक्शन करने में उसको लगता है कि उसको एक्सपेक्टेड 24 महीने का टाइम लग जाएगा। अब उस केस में उसका लोन का जो टेन्योर है वो 20 साल का है। एप्लीकेंट कहता है कि ईएमआई के स्टार्ट करने से पहले मुझे मैक्सिमम मॉनिटोरियम पीरियड दे दो। अब स्टैंडर्ड टर्म्स के हिसाब से कैसे होगा? Option 8 says the moratorium period is 3 months for construction and total repayment period tenure will be 20 years and 3 months. तो ये incorrect है। Why? Because moratorium period जो होता है वो basically construction period के लिए वो maximum कितना रहेगा? That is 18 months. मैक्सिमम कितना हो सकता है? अप टू 18 मंथ्स हो सकता है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए। एंड साथ के साथ जो मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड है वो 30 साल तक का होता है, इंक्लूडिंग द मॉरिटोरियम पीरियड। तो अब यहां पर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉरिटोरियम तो 20 साल में इंक्लूसिव है, उससे अलग नहीं है। उसके
बीच में है उसके इंक्लूसिव है। ऑप्शंस को देखते हैं। द moratorium period is 3 months, तो ये तो करेक्ट नहीं है। द maximum moratorium period is 18 months for construction, absolutely correct, and the total repayment tenure including this period must not be exceeding the sanctioned tenure of 20 years, absolutely correct, so this is going to be the correct answer। ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इट्स रिलेटेड टू द क्रेडिट स्कोरिंग। एन इंडिविजुअल इज ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर क्रेडिट स्कोर। एक इंडिविजुअल जो है अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहा है पर्सन, एंड फर्दर वो फोकस कर रहा है ऑन मैनेजिंग देयर ट्रेड एट्रीब्यूट्स। They currently have a mix of credit cards and a personal loan, all of which are paid on time. They are considering closing their oldest credit card, which they no longer use, to simplify their finances. How might this action negatively affect their credit score? देखो सबसे पहली चीज है, इट्स रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ द क्रेडिट हिस्ट्री। ओल्डेस्ट ट्रेड लाइन जो होती है या ओल्डेस्ट क्रेडिट कार्ड होता है वो बेसिकली क्रेडिट हिस्ट्री को लेंथी बनाता है। एंड अगर इस चीज को क्लोज कर दिया जाता है तो बेसिकली जो एवरेज एज ऑफ अकाउंट्स है वो रिड्यूस हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो एवरेज एज ऑफ अकाउंट्स होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। एंड शॉर्टर क्रेडिट हिस्ट्री जो होती है वो प्रोफाइल को इस तरह से बनाती है कि नई प्रोफाइल है उससे कम रिलायबिलिटी होती है, एंड डेफिनेटली उससे स्कोर आपका कम होता है, राइट। सेकंड जो कंपोनेंट है दैट्स रिलेटेड टू द क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। इवन मान लो कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड अनयूज्ड है, जो क्रेडिट कार्ड कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड द सैंक्शनड क्रेडिट लिमिट, यानी कि अगर आपके पास टोटल अमाउंट सैंक्शन था 20 लाख का और आपने यूटिलाइज नहीं किया तो यूटिलाइज परसेंटेज तो आपकी कम है ना, उसके केस में आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता है। लेकिन लेट्स से अगर आपने कार्ड को बंद करवा दिया, 20 लाख में से 10 लाख का कार्ड बंद करवा दिया और आपने अवेल किया 2 लाख, तो जहां पर पहले वो परसेंटेज आपकी सिर्फ और सिर्फ 10% थी, अब वो 20% है। एंड डेफिनेटली इट विल डू व्हाट, इससे आपका इंपैक्ट नेगेटिव होता है। थर्ड, इट्स रिलेटेड टू क्रेडिट मिक्स एंड डेप्थ। यानी कि अगर आप एक हेल्दी मिक्स मेंटेन करते हो सिक्योर्ड लोन्स का, अनसिक्योर्ड लोन्स का, तो क्रेडिट फेवरेबल होता है। अब अगर आपने एक कार्ड को क्लोज कर दिया तो इससे वैरायटी ऑफ जो एक्टिव क्रेडिट लाइंस है वो बेसिकली रिड्यूस होगी और आपकी जो प्रोफाइल की डेप्थ है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट जो है दैट्स रिलेटेड टू पॉजिटिव ट्रेड हिस्ट्री लॉस, राइट। यानी कि अगर कोई ओपन पॉजिटिव अकाउंट है जिसमें कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ, लॉन्ग स्टैंडिंग रीपेमेंट्स हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रेड एट्रीब्यूट काउंट होता है। अगर आपने उसको बंद कर दिया तो उससे बेसिकली वो कंट्रीब्यूट नहीं करता टुवर्ड द एक्टिव पॉजिटिव बिहेवियर टूल, राइट, उसकी तरफ एक्टिवेट नहीं होता। दो, चाहे जो पास्ट आपकी पेमेंट हिस्ट्री थी वो रिपोर्ट में रहेगी कुछ एक सालों के लिए, लेकिन उसका जो वे होता है वो डिमिनिश हो जाता है ओवर द टाइम पीरियड। सो मेजरली वी कैन कंक्लूड कि अगर आप सबसे पुराना अपना क्रेडिट कार्ड बंद करते हो तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा, उसके साथ आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी, आपकी यूटिलाइजेशन रेशियो जो है वो बढ़ जाएगी, आपका क्रेडिट मिक्स वीक हो जाएगा और एक्टिव पॉजिटिव ट्रेड जो है वो भी आपका वीकन अप हो जाएगा, राइट। सो अकॉर्डिंगली वी नीड टू आंसर नाउ। सो ऑप्शन 8 सेज इट विल हैव नो इफेक्ट, तो डेफिनेटली इफेक्ट तो पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इट विल बी हैविंग अ नेगेटिव इंपैक्ट देयर स्कोर बाय रिड्यूसिंग द क्रेडिट एज व्हिच इज की कंपोनेंट ऑफ द ट्रेड एट्रीब्यूट्स, व्हिच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है कि उससे आपका इंपैक्ट पड़ेगा। एंड क्योंकि जो क्रेडिट एज है वो कम हो जाएगी, एवरेज क्रेडिट एज जो है। एंड थर्ड से इट्स पॉजिटिव इंपैक्ट तो नहीं होगा, इट विल ओनली हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट इफ द कार्ड हैज एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, अदरवाइज इट इज बेनिफिशियल, नो दैट इज नॉट द केस, राइट। तो आंसर क्या है यहाँ पर, आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4 रिलेटेड टू द रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट। तो रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। So it says a savings account has been classified as inoperative because there have been no customer induced transactions for the past 25 months. The account holder now approaches the bank to reactivate the account. To comply with the required procedures, what steps must the bank take before making account operative again? तो क्या स्टेप्स बैंक को पहले लेने पड़ेंगे ताकि अकाउंट को दोबारा से रीएक्टिवेट जो है वो कर दिया जाए। सो इन जनरल मैं सबसे पहले आपको स्टेप्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक रिटर्न रिक्वेस्ट लेनी होती है कस्टमर से, आपको केवाईसी को वेरीफाई करना होता है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस लेना पड़ेगा। लाइक अगर फ्रेश केवाईसी है तो उसके केस में आपको जो प्रूफ लेने वो लेने हैं, एंड अगर कोई हाई रिस्क कस्टमर है तो उसके केस में आपको 2 साल के बीच बीच में केवाईसी अपडेट करने होते हैं, मीडियम रिस्क के केस में 8 साल के बीच में। एंड इन केस ऑफ द लो रिस्क कस्टमर, you have to update the KYC documents
विद इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ अपडेट करने पड़ते हैं। एंड इसके अलावा सिग्नेचर वेरिफिकेशन होती है, ड्यू डिलिजेंस होता है। आप जो स्टाफ कंसर्न होता है वो इंश्योर करेगा कि कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन पैटर्न नहीं है या फिर एएमएल सीएफटी का कोई कंसर्न नहीं है। एंड फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो होगी वो कस्टमर इंड्यूस्ड होगी, यानी कि ड्यू वेरिफिकेशन करने के बाद जो कस्टमर है उसको रीडेजिग्नेट किया जा सकता है ऑपरेटिव अकाउंट की तरह। जब कस्टमर एक कस्टमर इनिशिएटिव ट्रांजैक्शन करता है, लाइक डिपॉजिट करता है, विड्रॉल करता है, फंड ट्रांसफर करता है या चेक जो है वो डिपॉजिट करवाता है, बैंक किसी भी तरह के ऑपरेशंस को रिफ्यूज नहीं कर सकता करने से जब कस्टमर ने एक बार अपनी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश कर लिया है, केवाईसी को सबमिट कर दिया है। दैट इज अ मेन केस। ठीक है, तो अभी ऑप्शंस को देखते हैं। द बैंक ओनली नीड्स टू ऑब्टेन अ रिटन रिक्वेस्ट, कि सिर्फ और सिर्फ बैंक को एक रिटर्न रिक्वेस्ट लेनी पड़ेगी। तो सिर्फ रिटर्न रिक्वेस्ट सफिशिएंट नहीं है, आपको केवाईसी वेरिफिकेशन भी करनी होती है। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। द बैंक मस्ट obtain fresh KYC documents, verify them, and be satisfied with the reasons provided for the non-operation of the account. सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यानी कि जो अकाउंट है उसे इनऑपरेटिव कहा जाता है अगर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होती है 2 साल के लिए, यानी कि 24 महीने के लिए अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती तो उसे इनऑपरेटिव कहा जाता है। एंड इस तरह के अकाउंट को दोबारा से ऑपरेटिव करने के लिए बैंक को सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि नॉन ऑपरेशन के क्या रीजंस थे, एंड उनसे फ्रेश केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी ऑब्टेन करने पड़ेंगे जिनको ड्यूली वेरीफाई भी करना पड़ेगा। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Right? Now, let's move toward the question number fifth. A borrower has a home loan with the floating interest rate from the public sector bank due to the recent bonus. They wish to make significant prepayment to reduce the principal outstanding. The bank's loan agreement has a clause mentioning prepayment charges. Based on the RBI guidelines, can the bank levy these prepayment charges? Yes या फिर no? तो पहली चीज है कि बैंक अपने प्रीपेमेंट के चार्जेस नहीं लगा पाएगा अब, क्योंकि अब आरबीआई का एक रूल है रिलेटेड टू द प्रीपेमेंट ऑफ द हाउसिंग लोन्स व्हिच आर हैविंग द फ्लोटिंग रेट। यानी कि वो हाउसिंग लोन जहां पर फ्लोटिंग रेट चार्ज किया जा रहा है वहां पर आईबीए की गाइडलाइंस है, आरबीआई ने अपना सर्कुलर है वो जो दिया था, मास्टर डायरेक्शंस दी थी, एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट किया गया है कि जो बैंक है वो प्रीपेमेंट पेनल्टीज या फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लगाएंगे रिलेटेड टू फ्लोटिंग रेट टर्म लोन्स। ठीक है, जो इंडिविजुअल बोरो को सैंक्शन किए गए हैं, इरिस्पेक्टिव सोर्स ऑफ फंड क्या है, चाहे फंड्स है, बैलेंस ट्रांसफर है, चाहे अदरवाइज है। एंड फर्दर प्रोहिबिशन सभी बैंक के लिए है जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक भी शामिल होते हैं, और ये चीज होम लोन्स एंड जो बाकी के रिटेल फ्लोटिंग रेट लोन्स है उनके ऊपर भी एप्लीकेबल रहती है। एंड फर्दर अब बोरर का यहां पर भी फ्लोटिंग रेट होम लोन है एक पब्लिक सेक्टर बैंक से, एंड कोई प्रीपेमेंट चार्जेस यहां पर लिवाय नहीं किए जाएंगे, इवन अगर आपके लोन अग्रीमेंट में मेंशन्ड है तो भी नहीं किए जाएंगे। एंड ऐसा जो कोई क्लोज है दैट इज बेसिकली ओवर रिडन बाय द आरबीआई डायरेक्टिव, तो बैंक कोई भी ऐसे चार्जेस नहीं लगाएगा। सो डेफिनेटली जो आंसर है वो ऑप्शन ए तो नहीं है कि प्रीपेमेंट के चार्जेस लगाए जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी भी नहीं, either option B is correct or D is correct. Option B it says no, the bank cannot levy prepayment charges on floating rate home loans as per the RBI directives. Absolutely correct. Option D it says the bank cannot levy charges on floating rate loans, but public sector banks generally charge them on fixed rate loans. कि फिक्स्ड रेट लोन्स के ऊपर चार्ज करते हैं। अब यहाँ पर ये पार्शियल स्टेटमेंट करेक्ट है, लाइक कि बैंक जो है वो फिक्स रेट के ऊपर चार्ज कर सकते हैं, लेकिन पहला जो पार्ट है यहाँ पर स्टेटमेंट का वो इनकरेक्टली आंसर नहीं किया गया। सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट करेक्ट। राइट, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 6। इट सेज अ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन इज डिजाइनिंग एन इंटरनल क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल। तो जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है वो एक इंटरनल क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल को डिजाइन कर रही है, एंड टू अलाइन विद द जनरल प्रिंसिपल्स, राइट, टू अलाइन विद द जनरल प्रिंसिपल्स जो कि सीआईसी के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, द इंस्टीट्यूशन डिसाइड्स to build the score using three main categories of historical data. Which of the following combinations correctly represents the three historical data files typically used by the CICs? सो लेट्स हैव अ लुक एट द फंडा कि जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है जैसे सिबिल है या इक्विफेक्स है, सीआरआईएफ, हाई मार्क है, ये क्रेडिट स्कोर जनरेट करती हैं, एंड ये कुछ एक कैटेगरीज होती हैं लाइक हिस्टोरिकल डाटा फाइल्स की जो हर एक बोरो के लिए मेंटेन होती है उसके ऊपर रिलाई करती हैं। एंड ये तीन तरह की चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? फर्स्ट वन जो है दैट्स रिलेटेड टू द अकाउंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये अकाउंट इन्फो के बारे में होती है, ट्रेड लाइंस के बारे में होती है। सेकंड जो होती है दैट्स रिलेटेड टू द इंक्वायरी इंफॉर्मेशन। क्या होती है? इंक्वायरी इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि जितने भी आपके लोन क्रेडिट इंक्वायरीज की गई हैं कस्टमर्स के द्वारा डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के बाद उसकी सारी रिपोर्ट होती है।
एंड अगर कोई फ्रीक्वेंट इंक्वायरीज कर रहा है तो वो एक क्रेडिट हंगर को शोकेस करता है। थर्ड जो यहाँ पर डाटा शोकेस किया जाता है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन डाटा से रिलेटेड होता है। That's basically related to personal information and the identification data. अब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू बोरर का क्या नाम था, एड्रेसेस क्या थे, डेट ऑफ बर्थ, पैन, वोटर आईडी कार्ड, ठीक है। एंड ये बेसिकली डी डुप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है एंड इंश्योर करता है कि करेक्ट मैपिंग हो अकाउंट्स की, राइट, उस पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अभी ऑप्शंस को देखते हैं तो ज्यादा क्लियर आंसर कर पाएंगे। इनकम हिस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी, टोटल एसेट्स ओन्ड बाय द एप्लीकेंट। तो क्या ये चीजें चेक होती हैं? जो ऑप्शन ए है डेमोग्राफिक एंड फाइनेंशियल डाटा जो होता है लेंडर्स कंसीडर करते हैं, लेकिन ये जो है दीज आर नॉट द कोर हिस्टोरिकल क्रेडिट फाइल्स। ये कोर हिस्टोरिकल जो क्रेडिट फाइल्स है वो नहीं है। प्रीवियस लोन डिफॉल्ट्स, रीसेंट पेमेंट बिहेवियर एंड पास्ट क्रेडिट इंक्वायरीज और सर्चेस, यस डेफिनेटली दिस इज बीइंग यूज्ड। कि जो सीआईसी हैं वो स्कोर्स को बिल्ड करती हैं तीन हिस्टोरिकल डाटा फाइल्स के ऊपर। डिफॉल्ट ऑन प्रीवियस क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, जो पेमेंट बिहेवियर है, पेमेंट हिस्ट्री है, और प्रीवियस सर्चेज हैं, इंक्वायरीज हैं, राइट। सो दीज आर द मेजर थिंग्स। सो ऑप्शन बी इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। अगर आप इसको मैप करके देखोगे तो जो प्रीवियस लोन डिफॉल्ट्स हैं वो आपके अकाउंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आ गए, एंड फर्दर जो रीपेमेंट बिहेवियर है, हिस्ट्री है, वो बेसिकली आपका आ जाएगा रिलेटेड टू अकाउंट इन्फॉर्मेशन में ही आ जाएगा अगेन। एंड जो पास्ट क्रेडिट इंक्वायरी सर्चेज है वो सेकंड में आ जाएगा, राइट। सो दैट इज द केस, ठीक है जी। चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। It's related to the retail liability product. A customer wants to close their current account. कस्टमर को अपना करंट अकाउंट जो है वो बंद करना है। The bank's branch manager, following standard procedure, tries to understand the reason for a closure and persuades the customers to continue the relationship. If the customer insists on closing the account, which is jointly held by three partners of a firm, what is essential documentation that the bank must obtain to proceed with the closure? तो बैंक को क्या करना पड़ेगा क्लोजर रिक्वेस्ट के साथ फर्दर आगे चलने के लिए, अगर कस्टमर का अकाउंट जो बंद करना ही करना उस पर्टिकुलर सिनेरियो में, दैट वी नीड टू आंसर। देखो अब क्या है कि जॉइंट करंट अकाउंट है जो कि पार्टनर्स के द्वारा हेल्ड किया जा रहा है, तो सबसे पहली तो चीज है एक रिटर्न रिक्वेस्ट लेनी पड़ेगी, एक क्लियर रिटर्न एप्लीकेशन होनी चाहिए फॉर द क्लोजर ऑफ द करंट अकाउंट। एंड ये सभी अकाउंट होल्डर्स के द्वारा, जो भी तीनों पार्टनर्स है ना, उनके द्वारा साइन की जाएगी रिगार्डलेस की अर्लियर ऑपरेटिंग मैंडेट क्या है, एनी वन पार्टनर है, आइदर सर्वाइवर है। अगर क्लोज करना है तो तीनों के सिग्नेचर चाहिए, राइट। एंड यानी कि कहने का मतलब है अनोनिमस जो कंसेंट है वो बेसिकली चाहिए रहेगा। एंड फॉर द जो भी चेकबुक्स थी, जो भी बैलेंस सेटलमेंट्स थी, वो बेसिकली डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। एंड फर्दर सरेंडर करना पड़ेंगे जितनी भी चेक लीव्स बेसिकली यूज थे, डेबिट कार्ड थे, उनको वापस करना पड़ेगा। फर्दर एक्नॉलेजमेंट एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, बैंक जो है सिग्नेचर्स को वेरीफाई करेगा विद द रिकॉर्ड एंड एक्नॉलेजमेंट्स को लेगा फ्रॉम द कस्टमर्स फॉर द फाइनल सेटलमेंट पर्पसेस, राइट। सो दिस इज टू बी डन। अभी ऑप्शंस देखते हैं। अ लेटर रिक्वेस्टिंग द क्लोजर बाय एनी वन ऑफ द पार्टनर, तो सिर्फ एक पार्टनर से तो ना लेनी पड़ेगी, सभी से लेना पड़ेगा रिक्वेस्ट, राइट। ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी, अ नोटराइज्ड एफिडेविट फ्रॉम ऑल द पार्टनर्स कंफर्मिंग देयर कंसेंट फॉर द क्लोजर ऑफ द अकाउंट। तो क्या आप बेसिकली एक एफिडेविट लोगे इस केस में? एफिडेविट रिक्वायर्ड है? नो। सिंपल जो साइंड लेटर है स्पेसिफाइड वो काफी रहेगी, एफिडेविट की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी, अ लेटर रिक्वेस्टिंग द बैंक टू क्लोज द अकाउंट दैट इज ड्यूली साइंड बाय ऑल द अकाउंट होल्डर्स, दैट इज सिंपली रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ द अकाउंट। उसके अलावा जो चेकबुक्स हैं अनयूज्ड हैं उनको सरेंडर करना पड़ेगा, दैट इज द थिंग टू बी डन, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8. It says an individual is applying for a personal loan from the public sector bank. The bank is offering both secured and unsecured personal loan, right? The applicant needs the loan for marriage expenses and can offer pledge of KVP as security. How would this loan be categorized and what would be likely maximum repayment period? तो maximum repayment period क्या होगा और इस लोन को किस तरह से क्लासिफाई किया जाएगा? सिक्योर्ड क्लासिफाई किया जाएगा, अनसिक्योर्ड क्लासिफाई किया जाएगा? सी इफ वी लुक एट द टाइप ऑफ द लोन, अब एप्लीकेंट को लोन किसके लिए चाहिए? पर्सनल लोन चाहिए फॉर द मैरिज एक्सपेंसिव पर्पसेस। एंड नॉर्मली जो पर्सनल लोन होते हैं वो कंजम्पशन पर्पस के लिए होते हैं, लाइक फॉर ट्रैवल, मेडिकल, एजुकेशन, एंड ये अनसिक्योर्ड कैटेगरी के होते हैं। लेकिन यहाँ पर इस केस में जो बोरोर है वो केवीपी यानी कि किसान विकास पत्र को ऑफर कर रहा है एज अ सिक्योरिटी। अब जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट लाइक केवीपी, एनएससी, एलआईसी पॉलिसी या फिर आरबीआई रिलीफ बॉन्ड होते हैं उनको प्लेज किया जाता है, तो इस तरह की फैसिलिटी को सिक्योर्ड पर्सनल लोन कहा जाता है, क्योंकि यहां पर आपने प्लेज या असाइनमेंट के थ्रू बेसिकली लोन को सिक्योर कर दिया है। तो यहां पर जो लोन होगा
that will be the secured personal loan. And generally if we talk about the unsecured personal loans, तो जो unsecured personal loans होते हैं इनकी बेसिकली मैच्योरिटी टेन्योर जो होता है 5 साल तक का मैक्सिमम होता है। अब जो सिक्योर्ड पर्सनल लोन है जहां पर सिक्योरिटी अवेलेबल है लाइक एनएससी, केवीपी, एलआईसी अवेलेबल है, तो बैंक रिलेटिवली लॉन्गर रीपेमेंट अलाउ कर सकते हैं बिकॉज रिस्क जो होता है वो कम होता है एंड सिक्योरिटी जो है लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये रहती है कि मैक्सिमम 7 साल तक का पीरियड दिया जा सकता है। अभी ऑप्शंस को गो थ्रू करते हैं एंड यू विल बी क्लियर विद दैट। ऑप्शन ए इट सेज इट वुड बी अनसिक्योर्ड लोन, द रीपेमेंट वुड बी मैक्सिमम ऑफ 36 मंथ्स ईएमआई। तो ऐसा तो नहीं है कि 36 मंथ्स का ईएमआई रहेगा। इट वुड बी अ सिक्योर्ड लोन, तो ये सिक्योर्ड लोन है, मैक्सिमम रीपेमेंट अप टू 60 मंथ्स, दैट इज 5 years। एब्सोल्युटली करेक्ट कि 60 महीने तक का रीपेमेंट पीरियड होता है, राइट, एंड ये सिक्योर्ड लोन कैटेगरी में रहेगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 इट इज क्रेडिट स्कोरिंग से रिलेटेड है। अ पर्सन हैज मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स एंड कंसिस्टेंटली पेज ओनली मिनिमम अमाउंट ड्यू ईच मंथ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एमएडी को पे किया जा रहा है। कौन से अमाउंट को? एमएडी, मिनिमम अमाउंट ड्यू को पे किया जा रहा है हर एक महीने, कोजिंग द आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस टू एक्यूमुलेट। अब उससे क्या हो रहा है कि जो आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस है वो एक्यूमुलेट होते ही जा रहे हैं आगे। दे आल्सो फ्रीक्वेंटली अप्लाई फॉर न्यू क्रेडिट कार्ड्स whenever they receive pre-approved offers. Which two factors are most likely to negatively impact their credit score as a direct result of these specific habits? तो इन हैबिट्स की वजह से किस तरह से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है उनकी क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर, डेट वी नीड टू टेल। तो पर्सन का जो पोर्टफोलियो है डेफिनेटली उसमें क्या है, क्रेडिट कार्ड है एंड फर्दर कंसिस्टेंटली सिर्फ और सिर्फ वो एमएडी को पे कर रहा है। तो सबसे पहले तो हैबिट्स को समझते हैं कि आप अगर एमएडी को पे करते हो एंड यूटिलाइजेशन अपनी कंसिस्टेंटली काफी ज्यादा अप रखते हो, यानी कि यूटिलाइजेशन स्कोर जो होता है, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो होती है उसको ज्यादा रखते हो, तो वो बेसिकली स्ट्रॉन्गेस्ट नेगेटिव फैक्टर रहता है स्कोरिंग का। क्या रहता है? स्ट्रॉन्गेस्ट नेगेटिव फैक्टर, यानी कि रीपेमेंट स्ट्रेस है एंड बेसिकली आपकी डेलिक्वेंसी जो है इंक्रीज हो सकती है, इस चीज का इंडिकेटर होता है। सेकंड थिंग इट्स रिलेटेड टू क्या फ्रीक्वेंटली अप्लाई कर रहे हो न्यू क्रेडिट कार्ड के लिए, प्री अप्रूव्ड ऑफर्स के लिए, तो हर एक एप्लीकेशन जो होती है वो एक हार्ड इंक्वायरी जनरेट करती है ब्यूरो रिपोर्ट में। एंड अगर नंबर ऑफ इंक्वायरीज आपकी काफी ज्यादा रहेंगी वो क्रेडिट हंगर को शोकेस करती है, उससे भी आपका स्कोर लोअर होता है। एंड इवन अगर आपका कार्ड अप्रूव हो भी जाता है, अगर बहुत से अकाउंट जो होते हैं वो आपके ओपन हो जाते हैं, उससे भी आपका एवरेज एज ऑफ जो क्रेडिट हिस्ट्री होती है वो रिड्यूस हो जाती है, जो कि खुद में एक नेगेटिव पॉइंट है, राइट। सो दोनों फैक्टर्स अगर हम ध्यान से देखें कि हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन है वो भी नेगेटिव कर रहा है, और फ्रिक्वेंटली जो आपकी एक हार्ड इंक्वायरी हो रही है वो भी एक नेगेटिव फैक्टर है, राइट। सो दोनों ही चीजें नेगेटिव आपके आइडिया में जाएंगी। सो ऑप्शन 8 सेज पेमेंट डिफॉल्ट्स एंड हाई डेप्ट लेवल्स। ऑप्शन बी सेज हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन एंड मल्टीपल क्रेडिट एप्लीकेशंस। एब्सोल्युटली करेक्ट कि आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन ज्यादा है और मल्टीपल क्रेडिट एप्लीकेशंस है, दोनों से आपका स्कोर नेगेटिव होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 इट सेज in the context of settling the claim of a deceased depositor on the account is held by jointly by two individuals with an either survivor mandate, one of the account holders passes away. How does this mandate affect the settlement of the account balance and the rights of the surviving account holder? Right? तो इन सभी चीजों के बारे में वी नीड टू टेल एंड फर्दर सबसे पहले तो रूल्स के बारे में पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। ऑप्शंस को देखते हैं उससे ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। द सर्वाइविंग अकाउंट होल्डर कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट द अकाउंट बट कैन ओनली मेक प्री मेच्योर विड्रॉल्स विद द कंसेंट ऑफ द डिजीज्ड लीगल हेयर। देखो, आइदर सर्वाइवर मैंडेट का मतलब समझो। सबसे पहले आइदर सर्वाइवर का मतलब होता है कि कोई भी अकाउंट होल्डर जो है वो अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है जब तक उनका अकाउंट ज्वाइंट है लाइफ टाइम पर्पज के लिए। एंड अगर किसी एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो सर्वाइवर इंटाइटल्ड है कि वो अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है और उसे बैलेंस मिल सकता है, दैट इज इट। अब ये मैंडेट जो है वो अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर दिया जाता है और बैंक की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर देता है, यानी कि ए एंड बी का ज्वाइंट अकाउंट है। अब ए की डेथ हो जाती है तो ए की डेथ के बाद बी पर्सन जो है वो अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। अब अगर सेटलमेंट की बात करें, अगर एक अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बैंक लीगली डिस्चार्ज है अगर वो पूरा का पूरा बैलेंस इवन सर्वाइवर को पे कर देता है। सर्वाइवर जो है वो एक्सक्लूसिव अकाउंट होल्डर बन जाएगा फ्रॉम द बैंक्स पर्सपेक्टिव। नॉमिनी का रोल सिर्फ और सिर्फ तब आता है जब अगर सभी अकाउंट होल्डर्स की डेथ हो जाती है इन केस ऑफ द आइदर सर्वाइवर अकाउंट, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से केस कि यहाँ पर ए एंड बी पर्सन है और इनका आइदर सर्वाइवर अकाउंट है, इसमें पर्सन बी की हो जाती है डेथ, तो ए अकेला इस बैलेंस को ले सकता है इवन दो द नॉमिनी पर्सन सी इज अवेलेबल। बट इन केस अगर अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट है, ज्वाइंटली ऑपरेटेड अकाउंट है एंड सी इज नॉमिनी, लेट्स से बी पर्सन की हो जाती है डेथ, राइट,
तो ए पर्सन अकेला पैसे नहीं ले सकता, ए पर्सन जो है वो यहां पर बी के लीगल हेयर के साथ पैसे लेगा, यानी कि नॉमिनी अभी भी पिक्चर में नहीं आया। नॉमिनी पिक्चर में आएगा जब सभी अकाउंट होल्डर्स की डेथ हो जाएगी, चाहे आइदर सर्वाइवर है चाहे वो आपके पास एक ज्वाइंट अकाउंट है, सभी केसेस, राइट? ये चीज क्लियर है? सो after that, now let's have a look at the options. The surviving account holder can continue to operate the account but can only make premature withdrawals with the consent. तो consent लेने की जरूरत नहीं है कोई भी, ठीक है? तो ऑप्शन ए हो जाता है गलत। ऑप्शन बी, the funds in the accounts are immediately frozen and the surviving account holder must obtain a succession certificate, not required. The surviving account holder retains the right to operate the account and the funds will be transferred to them without the need of the legal proceedings involved in the uh, डिजीज एस्टेट। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि आइदर सर्वाइवर है तो वैलिड डिस्चार्ज मिल जाएगा। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Now, let's move toward the question number 11. A student is pursuing a specialized pilot training course abroad. तो स्टूडेंट जो है वो एक स्पेशलाइज्ड पायलट ट्रेनिंग कोर्स अब्रॉड बेसिकली कर रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, एंड हैज अवेल्ड एन एजुकेशन लोन, एंड एक एजुकेशन लोन लिया है। द टोटल ट्यूशन फी फॉर द कोर्स इज 30 लाख रुपीज। अकॉर्डिंग टू द लोन पॉलिसी, certain expenses like the purchase of books or equipment, travel expenses are capped at a percentage of the tuition fee. What is the maximum amount that can be sanctioned for these two specific expenses combined? तो कितना अमाउंट दिया जा सकता है? देखो, एक प्रिसाइज कैलकुलेशन होती है इससे रिलेटेड, यानी कि एलिजिबल अगर हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो जो बुक्स परचेजेस इक्विपमेंट है उनके लिए जो मैक्सिमम आपको अमाउंट मिलता है वो 20% ऑफ द ट्यूशन फी मिलता है। वो कितना मिलता है? मैक्सिमम 20%। लेट मी राइट ओवर हियर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंस फॉर द परचेज ऑफ इक्विपमेंट एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस, तो 20% यहां पे मिलता है ऑफ ट्यूशन फी, 20% of tuition fee, right? And further, if we are talking about travel expenses, right? तो travel expenses आपके limited है to 10% of tuition fee. These are limited to capped at 10% of tuition fee, यानी कि जितनी भी tuition fee थी उसका 10% का कैपिंग रहेगा, राइट? अब इस केस में भी लुक एट द टोटल ट्यूशन फी जो थी वो थी 20 लाख रुपए, 30 लाख की, सॉरी, ठीक है? तो 30 लाख का 20% यानी कि बुक्स इक्विपमेंट के लिए मैक्सिमम जो पैसा दिया जा सकता है वो 6 लाख का दिया जा सकता है, और ट्रैवल के लिए जो दिया जा सकता है वो 3 लाख का मैक्सिमम दिया जा सकता है। लेकिन ये मैक्सिमम की बात कर रहे हैं हम, नॉट अबाउट द मिनिमम, राइट? सो ऑप्शन इट सेज मैक्सिमम 10% ऑफ द ट्यूशन फी फॉर ईच टोटलिंग 6 लाख, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी इट सेज अ मैक्सिमम 20% फॉर द इक्विपमेंट, 10% फॉर द ट्रैवल, टोटलिंग रुपीज 9 लाख, यानी कि 20% दे दोगे बुक इक्विपमेंट के लिए एंड फर्दर 10% फॉर ट्रैवल, राइट? एंड फर्दर आपको मिल जाएगा टोटल 9 लाख रुपए मिल जाएंगे, राइट? ऑप्शन सी कहता है मैक्सिमम 10% ऑफ द बुक्स एंड 10% फॉर द ट्रेवल, एंड ऑप्शन डी इज मैक्सिमम 20% फॉर द बुक्स इक्विपमेंट एंड नॉट मोर देन 10% फॉर द ट्यूशन फी फॉर वन वे ट्रेवल टोटलिंग 9 लाख रुपीज। अब देखो, मोस्ट प्रिसाइज कैलकुलेशन क्या होती है कि आप एलिजिबल एक्सपेंसेस शोकेस करता है कि आपको बुक्स के लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए जो पैसे मिल सकते हैं वो मैक्सिमम 20% मिल सकते हैं, एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस जो मिलते हैं वो बेसिकली आपको मिलते हैं 20% मिलते हैं फॉर द पर्टिकुलर पर्पज ऑफ बुक्स इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट, एंड 10% मिलते हैं फॉर स्टडीज अब्रोड, लेकिन वो वन वे पैसेज के लिए मिलते हैं। दोज आर फॉर वन वे पैसेज, इस चीज का ध्यान रखना यहाँ पर जरूरी है। तो ऑप्शन ए बी सी तो करेक्ट नहीं है, बट ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। क्लियर है चीज? काइंडली प्लीज डू कंफर्म एट द अर्लीस्ट। यहां तक कि सभी पॉइंट्स जो हैं अगर क्लियर हो गए हैं देन विल बी मूविंग अपॉन टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड मोर ओवर ना, इससे रिलेटेड एक केस स्टडी वीडियो भी है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो पॉइंट रहता है, ठीक है? चलो, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, रिलेटेड टू द क्रेडिट स्कोरिंग। एन इंडिविजुअल्स credit report shows a default on the loan that they had fully paid off 2 years ago. इंडिविजुअल की क्रेडिट रिपोर्ट है, वो शो करती है डिफॉल्ट में एक लोन को जिसको उसने 2 साल पहले पूरी तरह से पे कर दिया था, right? The bank employee made a human input error and failed to update the repayment status with the credit information company. This error is now preventing the individual from getting a new loan. What is the most likely cause of this discrepancy and what is the recommended course of action? And recommended course of action क्या रहने वाला है? देखो, cause of discrepancy क्या है कि सीआईसी के अंदर जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको लीगल बाउंड किया गया कि उन्होंने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है,
और साथ के साथ जो सीआईसी होते हैं उनको अपडेट करना पड़ता है, राइट? अब लोन क्योंकि पूरा पे कर दिया गया है और यहाँ पर हुआ एक ह्यूमन एरर, क्लोजर स्टेटस जो था वो सही से नहीं गया एंड फर्दर वो डाटा पब्लिश नहीं हुआ सीआईसी के पास, जिसकी वजह से सीआईसी के पास अभी भी वो डिफॉल्ट ओवरड्यू अमाउंट पड़ा है, चाहे बोरोर ऑलरेडी उसे सेटल डाउन कर चुका है। तो रिकमेंडेड एक्शन क्या रहेगा? सबसे पहले जो कस्टमर है डेट मस्ट इमीडिएटली अप्रोच द बैंक्स ब्रांच, जो क्रेडिट डिपार्टमेंट है उसको अप्रोच करना चाहिए विद प्रूफ कि उन्होंने लोन को रीपे कर दिया है। लोन डिस्क्लोजर लेटर होगी, लोन क्लोजर लेटर होगी या एनओसी होएगा, राइट? फाइनल स्टेटमेंट होगी, वो सबमिट करेगा एंड उनको बोलेगा कि रेक्टिफाई करो एरर को एंड फर्दर जितने भी रिकॉर्ड्स आप भेज रहे हो सीआईसी के पास उनको अपडेट करो। एंड उसके बाद द कस्टमर इज टू बेसिकली रेज अ डिस्प्यूट विद द सीआईसी आल्सो, यानी कि ऑनलाइन डिस्प्यूट डायरेक्टली रेज करनी पड़ेगी विद द कंसर्न सीआईसी एंड सीआईसी जो है वो बेसिकली तब उस टाइम पर एंट्री को मार्क कर देगी कि अंडर डिस्प्यूट एंट्री है एंड उसे बैंक के पास फॉरवर्ड कर देगी फॉर द रेजोल्यूशन पर्पसेस, राइट? एंड बैंक वेरिफिकेशन होगी, करेक्शन होगी एंड बैंक को ऑब्लिगेटरी होता है कि बैंक के ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि 30 दिन के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड करना है एंड एक बार जब कंफर्म हो जाएगा तो सीआईसी जो है वो करेक्ट कर देगा रिपोर्ट को एंड डिफॉल्ट को रिमूव कर देगा, राइट? अभी ऑप्शंस को देखते हैं। द इशू इज लाइकली आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट का कह रहे हैं इशू है। देखो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है क्योंकि साफ साफ बताया गया है कि सिनेरियो पॉइंट कर रहा है कि एरर हुआ है, राइट? कोई फ्रॉडुलेंट वन नहीं है कि किसी थर्ड पार्टी के नाम में लोन ओपन किया गया, ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी इट सेज this is common issue due to confusion of names. The individual should contact the CIC directly to correct. तो डायरेक्टली कैसे करेक्ट करेंगे? कस्टमर ने थोड़ा किया है कोई इशू, ये तो बेसिकली बैंक के एंड से ह्यूमन एरर है, राइट? सो दैट इज आल्सो नॉट टू बी डन। कंफ्यूजन ऑफ नेम एक पॉसिबल एरर है लेकिन ये सिनेरियो साफ साफ कहता है कि इनकरेक्ट स्टेटस दिया गया जनरल लोन डिस्क्लोज आपके क्लोजर का। सो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी सेज the discrepancy is due to human input error from the bank. The individual should contact the bank to rectify the information, then follow up with the CIC if needed. So that is absolutely correct. So that is absolutely correct. Option C is the correct answer here. So that will be all related to this video. I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को करना लाइक एंड शेयर जरूर करना इस वीडियो को एंड मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और अगर कंप्लीट कोर्स चाहिए और इस वीडियो का पीडीएफ भी चाहिए तो आपको व्हाट्सएप करना है राइटिंग JIB free course और उसे WhatsApp कर दें to the number 8360944207 and I'll be sharing all the details with you. Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.